बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग उर्दू। पेश खिदमत है आपके लिए इमरान की सिल्वर जुबली कहानी हॉटलाइन बाय इरशादुल असर जाफरी, आवाज रहमान खान। डोरबेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान की नजरें किताब के सफ़े से हटी। सुलेमान खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था, इसीलिए इमरान को खुद ही उठना पड़ा। उसने दरवाजा खोला और दरवाजे पर मौजूद आदमी को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा था। दरवाजे पर सुल्तान का सरकारी ड्राइवर मौजूद था। अस्सलामुअलैकुम। ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद, तुम खैरियत तो है? अंदर आ जाओ। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हैरत उसे इसीलिए हो रही थी कि सर सुल्तान का ड्राइवर पहली बार उसके पास आया था। सर, मैं अंदर नहीं आ सकता, हमें फौरी तौर पर साहब के ऑफिस पहुंचना है। ड्राइवर ने बदस्तूर मुअद्दबाना लहजे में कहा, हमें से क्या मुराद? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? इमरान ने उसके पीछे देखते हुए कहा, सर, आपने मेरे साथ जाना है। साहब ने आपको फौरी तौर पर याद किया है। ड्राइवर ने कहा, कहते हैं शैतान को याद करो तो वो फौरन आ जाता है। क्या तुमने मुझे शैतान समझा है? इमरान ने मुंह बना कर कहा, सर, मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि मैं आपको शैतान समझूं। ड्राइवर ने कहा, अगर तुम्हें कहीं से मजाल मिल जाए तो मुझे शैतान समझोगे? इमरान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, सर, मैं तो मामूली सा ड्राइवर हूँ, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ड्राइवर ने जच होते हुए कहा, यानी तुम ड्राइवर हो, तुम ऐसा नहीं सोचते, और तुम्हारे साहब चूंकि बहुत बड़े ऑफिसर हैं इसीलिए वो ऐसा सोच सकते हैं। इमरान ने बदस्तूर उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो बेचारे ड्राइवर का चेहरा धुआं धुआं हो गया। सर, मैंने तो ऐसी बात कही है ना सोची है, प्लीज आप जल्दी मेरे साथ चलें। अगर हमें देर हो गई तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ड्राइवर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो अभी रो देगा। अच्छा, तुम चंद सेकंड इंतजार कर लो, मैं कपड़े तब्दील कर लूं। इमरान ने उसकी हालत देखते हुए कहा। फिर चंद लम्हों बाद वो सर सुल्तान की सरकारी कार में बैठा हुआ था और कार सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ रही थी, जबकि इमरान सोच रहा था कि सर सुल्तान ने उसे इस तरह क्यों बुलवाया है। आज से पहले उन्होंने कभी भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया था। सफर के दौरान उसने सर सुल्तान को फोन करके पूछना भी चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सेल फोन निकाला, ड्राइवर ने उससे गुजारिश की कि वो सर सुल्तान को फोन ना करे, क्योंकि सर सुल्तान ने उसे यही हिदायत की थी। इमरान ने सेल फोन वापस अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उसका जहन मजीद उलझ गया। इसी उलझन में ही वो सर सुल्तान के ऑफिस पहुंच गया। सर सुल्तान फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ थे। उन्होंने इमरान के सलाम का जवाब दिया और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मुझे लगता है कि आप रिटायर होकर सस्पेंस से भरपूर फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं। सर सुल्तान ने टेलीफोन का रिसीवर रखा तो इमरान ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा, जिस तरह आपने मुझे बुलवाया है इससे तो यही बात जाहिर हो रही है। इमरान ने कहा, इमरान, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो शायद इस सदी की सबसे हैरत अंगेज बात हो, और फोन पे चूंकि तुमने इधर उधर की बातें शुरू कर देनी थी इसलिए मैंने तुम्हें फोन करने के बजाय ड्राइवर को बेचकर बुलवाना ज्यादा मुनासिब समझा। सर सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा, इस सदी की सबसे हैरत अंगेज बात, क्या वो मसला तो हल नहीं हो गया? इमरान ने चौंकते हुए कहा, कौन सा मसला? सर सुल्तान ने पूछा, एक ही तो मसला है जो सदियों से हल नहीं हो रहा कि पहले मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, तुम अपनी हमाकतों से तो बाज आ ही नहीं सकते। सर सुल्तान ने मुंह बनाकर कहा, इस सदी की सबसे हैरत अंगेज बात ही बता दीजिए। इमरान ने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, अगर कोई और मौका होता तो वो सर सुल्तान को मजीद तंग करता, लेकिन इस वक्त तो वो खुद जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके लिए सर सुल्तान ने उसे इस अंदाज में बुलाया है। इसराइली सदर तुमसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। सर सुल्तान ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। इमरान उनकी बात सुनकर मुहावरतन नहीं हकीकतन कुर्सी से उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जी क्या फरमा रहे आपने? उसने हैरत की ज्यादती की वजह से हकलाते हुए कहा, हाँ, इसराइली सदर तुमसे मुलाकात करने के ख्वाहां है। सर सुल्तान ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। इमरान वापस कुर्सी पर बैठ गया और सर सुल्तान को उस अंदाजे में देखने लगा जैसे उसे सर सुल्तान की जहनी सेहत पर शोभा हो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें इस सदी की हैरत अंगेज बात बताने लगा हूँ। सर सुल्तान ने कहा, पाकिस्तान के इसराइल से सफारती ताल्लुकात तो है ही नहीं, फिर इसराइली सदर की ये बात आप तक कैसे पहुँच गई? चंद लम्हों की खामोशी
کے بعد عمران نے سر سلطان سے پوچھا، ایک دوست ملک کے سفیر کی معرفت۔ اس دوست ملک کے سفیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمہیں وہاں مکمل پروٹوکول ملے گا۔ سر سلطان نے کہا، پروٹوکول کس کام کا؟ کرنل ڈیوڈ تو دیکھتے ہی مجھے گولی مار دے گا۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، نہیں، اسرائیلی حکومت تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے۔ کرنل ڈیوڈ تو خود ایئرپورٹ پر تمہیں سیلیوٹ کرے گا۔ سر سلطان نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیلی صدر مجھ ہی سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا، مجھے تو اتنا بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی صدر تم سے اہم مشورے اور چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ سر سلطان نے عمران کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہوئے کہا، یا حیرت! عمران نے اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ دشمنوں کے بموں گولیوں سے تو اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے، لیکن لگتا ہے آپ کی یہ حیرت انگیز باتیں مجھے مار ڈالیں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا، اب آپ خود ہی سوچیں، جب مجھے اتنی حیرت انگیز باتیں سننے کو ملیں گی تو کیا میرا دم نہیں نکلے گا؟ عمران نے کہا، تمہیں بس اپنی ہی بات کہنی ہوتی ہے، کسی اور کے جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ سر سلطان نے بدستور غصے سے کہا، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، آپ یہ بتائیں کہ کیا مجھے اسرائیل جانا چاہیے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ تم اسرائیل جاؤ۔ سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ سرکاری افسران مجھ پر حکم چلائیں گے۔ عمران نے کہا، میں بحیثیت سرکاری افسر کے تم پر حکم نہیں چلا رہا، بلکہ تمہارا بزرگ ہونے کے ناطے تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کہ تم اسرائیل جاؤ، کیونکہ ہمارے دوست ملک کے سفیر نے اسرائیلی صدر سے وعدہ کیا ہے کہ تم ضرور اسرائیل جاؤ گے۔ دوست ملک کے سفیر صاحب نے یہ وعدہ کس بنا پر کیا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر پوچھا۔ میری دوستی کی بنا پر، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور انہیں یقین ہے کہ میں تمہیں اسرائیل بھیج دوں گا، جس طرح مجھے یقین ہے کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے۔ سر سلطان نے جذباتی لہجے میں کہا، آپ مجھے اندھے کنویں میں کودنے کا حکم دے دے تو میں اس پر عمل کروں گا، لیکن اسرائیل جانا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ عمران نے کہا تو سر سلطان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تم نے یہ بات بالکل غلط کہی ہے کہ میں تمہیں اندھے کنویں میں کودنے کا حکم دوں گا۔ سر سلطان نے خوشی اور شکوہ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، میں نے تو محاورتاً یہ بات کہی ہے۔ اس مرتبہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم محاورتاً اچھی بات نہیں کہہ سکتے۔ سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران ہنسنے لگا۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں اور اسرائیلی صدر کی اس دعوت کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران نے یہ کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ چونکہ وہ سر سلطان کی سرکاری کار پر آیا تھا، اسی لیے واپسی پر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی دانش منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، حسب معمول بلیک زیرو اس کے احترام میں کھڑا ہوا۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، لگتا ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ بلیک زیرو نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے دماغ کی چھولے تو ہلا دی ہیں لیکن چائے نہیں پلا دی، تم تو چائے پلا دو۔ عمران نے کہا، جی بہتر، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آیا۔ کچھ دیر پہلے تم نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمران نے چائے سپ کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ہیں۔ سر سلطان کے بقول تو اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہو گئی ہے۔ عمران نے کہا، وہ کیا عمران صاحب؟ اسرائیلی صدر مجھ سے ملاقات کے خواہاں ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بھی اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ جی، اس نے بھی حیرت کے شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سر سلطان سے ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ لیکن کیوں عمران صاحب؟ اسرائیلی صدر آپ سے ہی کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وجہ ابھی تک سر سلطان کو بھی نہیں معلوم۔ سر سلطان دوست ملک کے سفیر سے وجہ تو معلوم کرتے۔ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس سفیر کو بھی وجہ ہی معلوم نہیں ہوگی۔ عمران نے کہا، ہاں، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ اسرائیل جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، سلطان معظم کا حکم ہے، اگر نہ مانا گیا تو گردن زنی کے احکامات بھی آ ہی جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، لگ تو مجھے بھی ایسے ہی رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، یہ آپ کے خلاف سازش نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اسرائیل کی سازش ہوتی تو کسی ملک کا سفیر اس میں شامل نہ ہوتا۔ بلیک زیرو نے سوچتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانش منزل میں رہ کر اب تمہاری دانش بھی کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ عمران نے کہا، سر یہ تو بس آپ کی صحبت کا اثر
नंबर है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने उसकी बात का जवाब ना दिया क्योंकि उसका जहन एक बार फिर ये सोचने में लगा हुआ था कि इसराइली सदर को ऐसी क्या मजबूरी पेश आ सकती है कि वो अपने बदतरीन दुश्मन से मुलाकात करना चाहता है। इमरान ने इसराइल को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सैकड़ों इसराइली एजेंटों की गर्दनें भी तोड़ी थी। इसराइल का तो बच्चा बच्चा इमरान की मौत का ख्वाहां था क्योंकि इमरान ग्रेट इसराइल की राह में सबसे बड़ी दीवार था और अब इसराइली सदर इमरान से मुलाकात करना चाहता था, उससे मशवरा करना चाहता था और उससे कुछ गुजारिशात भी करना चाहता था। वो ये किस मजबूरी के तहत कर रहा था? इमरान साहब, आपकी रवानगी कब तक है? ब्लैक जीरो की आवाज ने इमरान की सोचों के सिलसिले को तोड़ दिया। पहले मैं इसराइली सदर से बात तो कर लूं, इमरान ने कहा और फिर उसने अपनी जेब से आम फोन सेट निकाला और इसराइली सदारती ऑफिस के नंबर प्रेस करने लगा जो उसे जुबानी याद थे। इमरान दर्जनों मरतबा इसराइल आया था, लेकिन आज से पहले वो जितनी बार भी इसराइल आया था उसे खुफिया रास्तों और मेकअप का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन आज वो अपनी असली शक्ल सूरत में आया था। वो बाकायदा इसराइली एयरलाइन के तैयारे पर इसराइल के दारुल हुकूमत पहुंचा था। इससे कबल वो जब भी इसराइल का रुख करता, इसराइली सीक्रेट एजेंसियां उसकी तलाश में जमीन और आसमान एक कर देती। खास तौर पर GP5 का चीफ कर्नल डेविड तो उसकी तलाश में पागल हो जाता और आज उस कर्नल डेविड ने एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया। इमरान ने उसके चेहरे के तासुरात से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके चेहरे पर इमरान के लिए सिर्फ एहतराम ही था और ये बात इमरान के लिए और ज्यादा हैरत का बाइस थी। इमरान के तो वहमो गुमा में भी ये बात ना आ सकती थी कि कर्नल डेविड कभी उसे इस अंदाज में मिलेगा। एयरपोर्ट से बाहर इमरान को GP5 की एक शानदार गाड़ी में बिठाया गया। इस गाड़ी के आगे पीछे और दाएं बाएं GP5 की सिक्योरिटी गाड़ियां मौजूद थी। कर्नल साहब, इतनी गाड़ियों ने हमें घेरे में क्यों ले लिया है? क्या मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है? इमरान ने पूछा। सर, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और मेहमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये गाड़ियां आपकी हिफाजत के लिए हैं। यहाँ हुकूमत के बहुत से दुश्मन भी हैं जो हुकूमत के मेहमानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान ने उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखने के लिए ही सवाल किया था, वरना तो वो जानता ही था कि इसराइली हुकूमत ने उसे इतनी सिक्योरिटी क्यों फराहम की है। इमरान उससे मजीद सवाल भी करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश ही रहा। थोड़ी देर के सफर के बाद गाड़ियों का ये काफिला इसराइली सदारती ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही इमरान कर्नल डेविड के साथ सदारती ऑफिस पहुंचा, ऑफिस का दरवाजा खुला और इसराइली सदर चंद आला अफसरान के साथ बाहर आ गए। वेलकम मिस्टर इमरान, वेलकम, इसराइली सदर ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिहे के लिए अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ऐसा इस्तकबाल तो ससुर और ससुराली रिश्तेदार शादी के मौके पर भी नहीं करते। क्या मेरी भी यहाँ शादी हो रही है? इमरान ने शर्माते हुए कहा और साथ ही इसराइली सदर से मुसाफिहा किया। मिस्टर इमरान, अगर आप इसराइली लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपकी शादी करा ही देते हैं, इसराइली सदर ने खुशदिली से कहा। साथ ही दूसरे आला अफसरान इमरान से मुसाफिहा करने लगे। आप मुझे पहले बता देते कि मुझे शादी के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर मैं मुकम्मल बारात लेकर आता। इमरान ने मुसाफिहा करने के दौरान कहा, हम अभी खसूसी तैयारा पाकिशिया भेज देते हैं जो आपके अजीजों अकारिब को ले आएगा। इसराइली सदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसराइल के दीगर अफसरान हैरत लेकिन खामोशी से अपने सदर मुमलिकत और इमरान की बेतकल्लुफाना गुफ्तगू सुन रहे थे। सदर मुमलिकत का इमरान से इस तरह की गुफ्तगू करना उनके लिए हैरत का बायस ही था। सदर इंतहाई संजीदा और बावकार इंसान थे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उनसे इस तरह बेतकल्लुफ होकर गुफ्तगू करता, लेकिन इमरान से इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो किसी मुल्क के सदर के बजाय अपने किसी क्लास फेलो से बातें कर रहा हो। अगर मैंने इस तरह आनंद फानंद शादी कर ली तो मेरे सर के बाल भी आनंद फानंद उड़ जाएंगे। इमरान ने कहा, आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, लेकिन कैसे? इस मर्तबा इसराइली सदर ने हैरान होकर पूछा। मेरी अम्मा भी ने मेरे सर पर इस कदर जूते मारने हैं कि एक बाल भी मेरे सर पर नहीं रहेगा। इमरान ने मासूम से लहजे में कहा तो इसराइली सदर एक बार फिर मुस्कुराने लगे। मिस्टर इमरान, हम आपके बेहद ममनून हैं कि आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए। अब आप मीटिंग रूम में तशरीफ ले चलें। कुछ देर बाद आपसे हमारी मुलाकात मीटिंग रूम में होगी। इसराइली सदर ने इस मर्तबा संजीदा लहजे में कहा। आइए सर, मैं मीटिंग रूम तक आपकी रहनुमाई कर दूं। सदर के साथ खड़े हुए एक अफसर ने इमरान से कहा। ओके चलिए। इमरान उसके साथ चलने लगा। तकरीबन 2.5 मिनट चलने के बाद वो एक बड़े दरवाजे के करीब पहुंच गए। इस दरवाजे पर 2 फौजी ऑफिसर खड़े हुए थे। उन दोनों ने इमरान को सलूट किया और फिर दरवाजा खोल दिया। इमरान मीटिंग
मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। जैसे ही वो मीटिंग रूम में दाखिल हुआ उसे हैरत का एक और झटका लगा, क्योंकि मीटिंग रूम में कर्नल फरीदी, मेजर प्रमोद और कर्नल जैद सोफों पर बैठे हुए थे। इमरान को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो इमरान के इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। इमरान ने उन तीनों से मुसाफिहा किया और उनके दरमियान रस्मी कलिमात का तबादला हुआ। या मुर्शिद, हमें यहाँ किस खुशी में दावत दी गई है? इमरान ने कर्नल फरीदी से कहा। इन तीनों को मीटिंग रूम में देखकर इमरान को हकीकी तौर पर हैरत से दोचार होना पड़ा था। उसके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इन तीनों से उसकी यहाँ इस तरह मुलाकात भी हो सकती थी। मुझे तो यहाँ आने के हुकूमती ऑर्डर मिले सो मैं आ गया, इस मीटिंग के बारे में मुझे नहीं बताया गया था, कर्नल फरीदी ने कहा। इमरान साहब, इस मीटिंग के एजेंडे से तो हम भी लाइल्म हैं, लेकिन हमें आपको यहाँ देखकर इंतहाई हैरत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो इसराइल से सफारती ताल्लुकात भी नहीं रखता। कर्नल जैद ने कहा, मुझे एक दोस्त मुल्क के जरिए दावत दी गई है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दोस्तों की बात तो माननी ही पड़ती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल फरीदी साहब तो काफिरिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और काफिरिस्तान के इसराइल से गहरे मरासिम है। बाकी हम तीनों को यहाँ दावत देकर बुलाना वाकई इंतहाई हैरत की बात है। मेजर प्रमोद ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, बकौल सर सुल्तान, ये इस सदी का सबसे हैरत अंगेज वाकया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान की बात के जवाब में कोई बोलता, मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और इसराइली सदर एक कर्नल के हमरा अंदर दाखिल हुए। इसराइली सदर को मीटिंग रूम में दाखिल होते देखकर पहले कर्नल फरीदी, फिर कर्नल जैद, उनके बाद मेजर प्रमोद और सबसे आखिर में इमरान अपनी नशस्तों से उठ खड़े हुए। इसराइली सदर बावकार अंदाज में चलते हुए अपने मखसूस कुर्सी तक पहुंचे। फिर जब वो कुर्सी पर बैठ चुके तो कर्नल वापस चला गया और वो चारों सोफों पर बैठ गए। हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। इसराइली सदर ने बावकार लहजे में बोलना शुरू किया। आप यकीनन हैरान हैं कि आपको यहाँ क्यों जहमत दी गई है। सदर इसराइल ने इतना कहा और खामोश होकर उन चारों को गौर से देखने लगा। उन चारों के चेहरों पर हैरत के तासुरात मौजूद थे, जिन्हें उन चारों ने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल इसराइल पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए एक अजीमुशान प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है, जिसके लिए इसराइल को आपके तावन की जरूरत है, इसराइली सदर ने कहा और एक बार फिर खामोश हो गए। इमरान, कर्नल फरीदी, मेजर प्रमोद और कर्नल जैद के लिए इसराइली सदर के अल्फाज नाकाबिल यकीन थे। इसराइल और इंसानियत की फलाह बहबूद का मंसूबा, ये तो मुतजाद बातें थी। इसराइल तो इंसानियत का बदतरीन दुश्मन था। फलस्तीन में उसके मजालिम इंसानियत के मुंह पर तमाचे थे। यूँ तो इसराइल पूरी दुनिया का ही दुश्मन था, लेकिन मुसलमानों का तो वो बदतरीन मुखालिफ था। उसकी तो हमेशा से ये कोशिश रही थी कि वो दुनिया भर से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दे, और आज इसराइली सदर उनसे कह रहा था कि वो इंसानियत की फलाह बहबूद के आलमी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। उन चारों के लिए ही ये बात नाकाबिल यकीन थी, लेकिन वो खामोश रहे। वो इसराइली सदर से इस मंसूबे की तफसीलात सुनना चाहते थे। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये बात बहुत हैरान कुन है, क्योंकि आप इसराइल को जारह और जालिम मुल्क समझते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मीटिंग का एजेंडा आप लोगों की सोचों को तब्दील नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। जब हम अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे और दुनिया पर साबित हो जाएगा कि इसराइल ने पूरी इंसानियत की फलाह का काम किया है, तो सबकी नजरियात खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगी। इसराइली सदर ने ठोस लहजे में कहा, जनाब सदर, क्या यह बेहतर नहीं है कि इसराइल इंसानियत की फलाह का मंसूबा शुरू करने से पहले मसला फलस्तीन के हल की भी कोशिश करे? इमरान से रहा ना गया तो उसने अपने दिल की बात कह ही दी। मिस्टर इमरान, मुझे खुशी हुई है कि आपने साफ बात कह दी। देखें, मसला फलस्तीन 2, 4 या 8, 10 बरसों का नहीं है, ये तो कई दहाइयों से हल तलब चला आ रहा है। इसमें कई पेचीदगियां भी हैं, लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मसले के हल की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाएगी और हम बहुत जल्द इसके किसी अच्छे हल तक पहुंच जाएंगे। इसराइली सदर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह काफिरिस्तान वादी मुशबार का मसला हल नहीं करना चाहता, इसी तरह इसराइल भी मसला फलस्तीन के हल में मुखलिस नहीं है। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, मिस्टर इमरान, आप इसराइली सदर साहब से मीटिंग करने आए हैं, आप किसी भी हवाले से काफिरिस्तान का जिक्र मत करें। मैं काफिरिस्तान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा, इमरान साहब, इंसान की तख्लीक के साथ ही मसाइल भी शुरू हो गए थे, और जब तक ये दुनिया रहेगी मसाइल इंसान के साथ साथ रहेंगे।
लिहाजा फिलहाल हमें इन मसाइल को एक तरफ रख देना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि हम पूरी इंसानियत की फलाह के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं। जब हम मिलकर ये काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। फिर हम दूसरे तमाम मसाइल के हल की भी कोशिश करेंगे और आप यकीन रखिए कि हम उन मसाइल को हल करेंगे। इसराइली सदर ने जोर देते हुए कहा, ओके, आप अपने मंसूबे के बारे में बताएं। इमरान ने इस मर्तबा नरम लहजे में कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया है। मंसूबे की तफसीलात सुनने के बाद अगर आप नाम में तब्दीली चाहें तो वो भी हो जाएगी, इसराइली सदर ने कहा, और वो एक बार फिर खामोश हो गए। आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में जीनियाती तगय्युरात बीमारी का बायस बनते हैं। एक जीन में होने वाली तब्दीली सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस को जन्म दे सकती है, दूसरा टीबी का, तो तीसरा तब्दील शुदा जीन स्किल सेल नीमिया की वजह से बन सकता है कि जिसमें खून के सुर्ख खुलियात की शक्ल दरांती जैसी हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट होने लगती है। इसराइली सदर इतना कहकर रुके, फिर उन्होंने अपने सामने रखा हुआ गिलास उठाया। गिलास पर शीशे का कवर रखा हुआ था। उन्होंने कवर मेज पर रखा और गिलास में मौजूद निसफ पानी पी लिया। इसके बाद उन्होंने गिलास वापस मेज पर रखा और उस पर कवर भी रख दिया। आपके इल्म में होगा कि इंसानी जीनोम में 3 अरब से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स सॉस होते हैं। इन जीनोम का तज्जिया करके बीमारी की तशखीस और इसका इलाज दरियाफ्त करने के लिए रिसर्च की जाती है, लेकिन 3 अरब से ज्यादा जीनोम का तज्जिया करना मुमकिन नजर नहीं आता। इसीलिए साइंसदान पूरे जीनोम के बजाय सिर्फ मखसूस और अहम जीन्स पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पर तहकीक में मसरूफ हैं, जिन्हें मुख्तसरन SNP लिखा जाता है। उन्हें हम जीनियाती शनाख्ती अलामतों की मानंद समझ सकते हैं जो क्रोमोसोम्स में बिखरी हुई हैं। DNA की जंजीर में उनकी जगह भी हर लम्हा तब्दील हो सकती है। अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी मशीन ईजाद करें जो इंसान की बीमारी की तशखीस और इलाज करे। ये खुदकार मशीन हो, एक इंसान की जेब में क्रेडिट कार्ड जैसा एक कार्ड हो जिसमें उसकी तमाम तिब्बी खसूसियात, माँ नफ्सियाती खसूसियात का डेटा फीड हो, उसकी तारीख पैदाइश, कद काट, ब्लड ग्रुप, पसंद व नापसंद, एलर्जी पैदा करने वाली बीमारियाँ और ये सारी तफसीलात मौजूद हों। जैसे ही कार्ड मशीन में डाला जाए, मशीन की स्क्रीन रोशन हो जाए और कार्ड डालने वाले इंसान की तमाम खसूसियात पलक झपकने में मशीन के इल्म में आ जाएं। फिर बीमार इंसान मशीन के एक बटन पर उंगली रख के उसी सुई चुभने का एहसास हो, यानी उसके खून का नमूना लेकर खून टेस्ट करे। मशीन पर चंद सवालात उभरें, बीमार आदमी जवाबात दे और यूं चंद मिनटों में मशीनी डॉक्टर मर्ज की तशखीस कर ले और फिर उसी मशीन से प्रिंट आउट बरामद हो। वो अभी इसी कागज पर प्रिंट आउट की सूरत में मौजूद हो और परहेज व हिदायत भी। बीमार इंसान इसे खाए और घंटों में सेहतयाब हो जाए। तवील गुफ्तगू करने के बाद इसराइली सदर खामोश हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? मेजर प्रमोद ने हैरत भरे लहजे में कहा, यस, ऐसा मुमकिन है मिस्टर इमरान, आप तो बजाते खुद साइंसदान हैं। क्या आपको भी मेरी बातें अफसानवी मालूम हो रही हैं? इसराइली सदर ने पहले मेजर प्रमोद से और फिर इमरान से कहा, मेजर साहब भी जानते हैं कि साइंस तो एक जादू है, इसमें कोई बात भी नामुमकिन नहीं। इमरान ने कहा, सर ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने हमें मदऊ क्यों किया है? कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसराइल तन्हा इस पर काम नहीं कर सकता, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम जीनियात में अथॉरिटी समझे जाने वाले साइंसदानों को अपने साथ शामिल करें। इसके लिए मालूमात हासिल की गई तो चंद साइंसदानों के नाम सामने आए, जिनमें एक तो डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी है जिनका ताल्लुक पाकिशिया से है, दूसरी डॉक्टर आबीला हैं जो उर्दन के शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं, बल्गारिया के डॉक्टर मुराद और काफिरिस्तान की डॉक्टर शैला देवी शामिल हैं। ये चारों साइंसदान अगर हमारे साइंसदानों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसराइली सदर ने एक मरतबा फिर तवील गुफ्तगू करते हुए कहा, सर अगर आपको इन साइंसदानों की खिदमत की जरूरत थी तो आप हुकूमतों से बात करते, आपने हमें क्यों बुलवाया है? कर्नल जैद ने कहा तो इसराइली सदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हम ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इंसानियत की फलाह के लिए, और ये ऐसा मंसूबा है कि जब ये मुकम्मल हो गया तो इसे कोई मुल्क या मुजरिम तंजीम उड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मशीनी डॉक्टर तैयार हो जाता है तो उससे अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। उस मशीन की एंटी मशीन बनाकर दुनिया में खौफनाक बीमारियां भी फैलाई जा सकती हैं, तो हमें इसकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाना है। आप चारों अफराद दुनिया के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट और ज़हीन तरीन इंसान समझे जाते हैं। आपको हमने इसीलिए दावत दी है ताकि आप हमारे माहिरीन के साथ मिलकर इस सिल्वर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा सिल्वर प्लान बनाएं
جو کہ ناقابل شکست ہو اور جس میں معمولی سی بھی خامی نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ جو پلان آپ بنائیں گے وہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا، اسرائیلی صدر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسرائیلی صدر کی بات مکمل ہوئی تو ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمران کے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات تھی کہ کیا اسرائیلی صدر مخلص بھی ہے کہ نہیں۔ جناب صدر، جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ٹیکنالوجی 5 ممالک کے پاس رہے گی اور انسانیت کی فلاح کے اس منصوبے میں ہم دنیا کے تمام ممالک کو شامل کریں گے۔ ہم ایک فنڈ قائم کریں گے جس میں دنیا بھر کے تمام ممالک سے عطیات وصول کیے جائیں گے اور ان مشینوں کو دنیا کے تمام ممالک میں آبادی کے تناسب سے نصب کیا جائے گا۔ اس میں ہمارا کمیشن بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس فنڈ سے جس قدر مشینیں تیار ہوں گی ہم دنیا کے تمام ممالک کو سپلائی کریں گے، چاہے کوئی امیر ملک ہو چاہے غریب۔ اسرائیلی صدر نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی عظیم منصوبہ ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا، بیماریوں پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا، غریب امیر سب کے لیے علاج فری ہو جائے گا، بیماریوں کے ساتھ ساتھ غربت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ کرنل فریدی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل وہ چشمے تصور میں اس مشین کو اور اس کی کارکردگی کو دیکھ رہے تھے۔ جناب صدر، سیکیورٹی پلان تو ہم مل کر بنا لیتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے لیے تو آپ کو باقاعدہ حکومتوں سے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ میجر پرمود نے کہا، ہم باقاعدہ سفارشی بنیادوں پر حکومتوں سے مطالبہ کریں گے، لیکن پاکیزیہ سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور مسٹر عمران اپنے ملک میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ڈاکٹر مشاہد حقانی کو اسرائیل بھجوا سکتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب، مجھے تو میرا باورچی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں، پاکیزیہ کے اعلیٰ حکام بھلا مجھے کیا اہمیت دیں گے؟ عمران نے مسکین لہجے میں کہا، جناب ایکس2 پاکیزیہ کی سب سے با اختیار شخصیت ہے اور آپ ان کے نمائندے خصوصی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق جناب ایکس2 آپ کی بات مانتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے کہا، محترم صدر صاحب، آپ ان چیف نامی مخلوق کی نفسیات نہیں جانتے۔ چیف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور صرف حکم چلانا جانتے ہیں۔ آپ کرنل ڈیوڈ کی نفسیات کا تجزیہ کر لیں۔ عمران نے کہا، ڈاکٹر مشاہد حقانی تو اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے مسٹر عمران۔ عمران صاحب، آپ اپنے چیف اور سر سلطان سے بات کیجیے، انہیں اس پروجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں اور اسرائیل کے خلوص کے بارے میں بتائیے گا۔ امید ہے انسانیت کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مان جائیں گے۔ کرنل فریدی نے کہا، وہ چونکہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اسی لیے کرنل فریدی نے عمران سے بے تکلفانہ لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ چیف ایکس2 تو بہت ہی سخت اور کرخت مزاج کا انسان ہے، اس سے بات کرتے ہوئے قدرتی طور پر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ البتہ سر سلطان کو میں قائل کر لوں گا، وہ میرے بزرگ ہیں اور میری بات مان بھی جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو اسرائیلی صدر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہی عمران تھا جس کا نام سن کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ اسے معلوم تھا کہ اکریمی اور کافرستانی حکام بھی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں عمران ایک بھوت تھا، ایک آفت تھی، ایک طوفان تھا، اور وہی عمران ایکس2 سے خوفزدہ تھا۔ جس شخصیت سے عمران جیسا انسان خوفزدہ تھا وہ شخصیت نہ جانے کیسی ہوگی۔ سر، عمران صاحب نے وعدہ کر لیا ہے تو اب آپ مطمئن ہو جائیں، ڈاکٹر مشاہد حقانی اس منصوبے میں شامل ہو جائیں گے۔ کرنل فریدی نے کہا تو اسرائیلی صدر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تھینکس، مجھے خوشی ہے کہ انسانیت کے فلاح کے اس منصوبے میں آپ سب شامل ہو رہے ہیں۔ اب تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کی میٹنگ کرنل ڈیوڈ اور دیگر حکام سے ہوگی۔ آپ سب مل کر اس پروجیکٹ کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیجئے گا، اسرائیلی صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ڈیئر فرینڈز، اگر آپ کو ہماری آڈیو بک پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سنتے رہیے امیزنگ اردو۔ شام کے 5 بجتے ہی دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا اور 6 بجے تک پورے یروشلم پر دھند سیاہی کی مانند چھا چکی تھی۔ سردی اس قدر پڑ رہی تھی کہ لوگ سر شام ہی بستروں میں دبک گئے تھے اور اب جب کہ رات کے 11 بج چکے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہی یروشلم زندہ انسانوں کے بجائے مردوں کی بستی ہو۔ وہ کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسٹریٹ لائٹیں روشن تھی، لیکن دھند نے انہیں اپنے اندر اس طرح چھپا لیا تھا کہ ان کی روشنی 1.5 فٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ یروشلم کی سڑکیں بالکل سنسان ہو چکی تھی، لیکن گرین روڈ
سڑک پر ایک کار مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ کار کالے رنگ کی تھی اور اس کی لائٹس بھی بند تھی، اسی لیے یہ کار تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ دھند کی وجہ سے 2-2.5 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ڈرائیور اس طرح سے کار چلا رہا تھا جیسے وہ روشن دن میں ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ ڈرائیونگ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے سرخ اور تراشیدہ بال اس کے کندھے تک آ رہے تھے۔ ان دونوں نے انتہائی چست لباس پہنے ہوئے تھے اور دونوں ہی خاموش تھے۔ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں G5۔ کار میں طاری گہرے سکوت کو ڈرائیور کی آواز نے توڑا اور لڑکی یکدم چوکس ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار بھی ہلکی ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد کار ایک جگہ رک گئی۔ ڈیش بورڈ پر 2 چشمے رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے جسے اس کے ساتھی نے G5 کے نام سے پکارا تھا ایک چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا اور دوسرا ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ دھند کی وجہ سے 2-2.5 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن چشمہ لگاتے ہی G5 کو دور دور تک صاف دکھائی دینے لگا۔ ان سے کچھ فاصلے پر سرخ رنگ کی عمارت تھی اور یہی سرخ رنگ کی عمارت ان کا ٹارگٹ تھی۔ چند لمحوں تک عمارت کو دیکھنے کے بعد لڑکی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، وہ بھی اس عمارت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے بعد لڑکی نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک عجیب سی ساخت کا ریوالور نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ ریوالور کا جائزہ لینے کے بعد G5 نے بیگ میں سے ٹرانسمیٹر جیسی ایک مشین بھی نکال لی جس پر مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے اور بٹنوں کے اوپر ایک چھوٹی سی اسکرین بھی تھی۔ نیچے اترو B4، کہیں ہم تاخیر کا شکار نہ ہو جائیں، G5 نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے ساتھی نے بغیر کوئی بات کہے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ G5 بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ کار سے نیچے اترنے کے بعد وہ دونوں سرخ رنگ کی عمارت کی طرف بڑھے۔ اس عمارت کا گیٹ بھی سرخ رنگ کا ہی تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر G5 نے عجیب سی ساخت کے ریوالور کا رخ عمارت کی طرف کیا۔ ریوالور پر ٹریگر کی جگہ ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوا تھا۔ G5 نے وہ بٹن دبایا تو ریوالور میں سے نیلے رنگ کی ایک شعاع نکل کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ شعاع فائر کرنے کے بعد G5 نے B4 کی طرف دیکھا تو اس نے جیب سے ایک ریوالور نکال لیا۔ یہ بھی لیزر ریوالور ہی تھا اور اس پر بھی ٹریگر کی جگہ ایک بٹن لگا ہوا تھا۔ B4 نے گیٹ کے لاک کے کی ہول پر لیزر ریوالور کی نال رکھ کر بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے لاک پگھل کر پانی کی طرف بہہ گیا۔ B4 نے گیٹ پر دباؤ ڈالا تو گیٹ کھل گیا۔ B4 اور G5 عمارت میں داخل ہوئے۔ گیٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا اور اس کیبن میں 2 افراد موجود تھے جو اس وقت ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہیں۔ B4 نے ریزل ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کی شعاع نکل کر ان دونوں پر پڑی اور ان دونوں کے جسم پگھل گئے۔ B4 اور G5 کیبن سے باہر نکل کر اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ کمروں کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر ایک کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ B4 نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس کمرے کے ایک کونے میں 2 بڑی مشینیں اور دوسرے کونے میں میز پر 2 کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے۔ مشینیں اور کمپیوٹر اس وقت آن تھے۔ ان کے علاوہ فرش پر 4 افراد پڑے ہوئے تھے اور ان کی حالت بھی بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے کے بعد کرسیوں سے نیچے گرے ہیں۔ B4 تو لیزر ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبانے لگا جبکہ G5 کمپیوٹر کی طرف بڑھی۔ وہ کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ تقریباً 1.5 منٹ بعد اس نے B4 کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منزل 1 پر ہماری کارروائی مکمل ہو چکی ہے، G5 نے مطمئن لہجے میں کہا۔ B4 نے اس کی بات کا جواب زبان سے دینے کا بجائے بات کے انداز میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ G5 بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر اگلے چند سیکنڈوں بعد وہ اپنی کار تک پہنچ گئے۔ B4 نے کار اسٹارٹ کی تو اسی لمحے کار میں خوبصورت موسیقی سنائی دینے لگی۔ B4 نے کار آگے بڑھائی جبکہ G5 نے سامنے لگے ہوئے بہت سے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ چیف فرام ہیڈ کوارٹر بٹن کے دبتے ہی کار میں ایک تیز آواز سنائی دی۔ G5 اٹینڈنگ یو، لڑکی نے جواب دیا۔ اپنا کوڈ بتاؤ، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ G5 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 لڑکی نے G5 کی گردان ہی شروع کر دی۔ یس، رپورٹ دو۔ ابھی دوسری طرف سے بگ چیف کی کرخت آواز سنائی دی۔ بگ باس، منزل 1 پر ہماری کارروائی مکمل ہو چکی ہے، G5 نے کہا۔ تفصیل سناؤ، دوسری طرف سے بگ چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، ہم نے اس لیزر ریوالور سے شعاع فائر کی جس سے سرخ عمارت میں موجود تمام افراد بے حس ہو گئے۔ اس کے بعد ہم عمارت میں داخل ہوئے۔ ہم نے بے حس افراد کا خاتمہ لیزر ریوالور سے کیا۔
मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मामूली सी तब्दीली कर दी है। अब सुबह तक मेन बिल्डिंग से यहाँ तक जो भी रिपोर्ट आएगी वो यहीं तक रहेगी। यहाँ खतरे का अलार्म नहीं बजेगा और ना ही कोई फर्द मेन बिल्डिंग में किसी गड़बड़ की रिपोर्ट अपने अफसरों को दे सकेगा। यूँ हम मेन बिल्डिंग में इत्मीनान से अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकेंगे। G5 ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, अब तुम जल्द अज जल्द मेन बिल्डिंग पहुंचकर अपना मिशन मुकम्मल करो। दूसरी तरफ से तहक्कुमाना लहजे में कहा गया और इसके साथ ही दोबारा मौसीकी की आवाज सुनाई देने लगी। G5 ने सामने लगा हुआ बटन प्रेस किया तो मौसीकी की आवाज बंद हुई। P4, कार की रफ्तार बढ़ा दो। G5 ने कहा तो कार की रफ्तार एकदम तेज हो गई। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार पहाड़ी रास्ते पर आ गई। यहाँ B4 ने रफ्तार आहिस्ता कर ली और फिर एक मोड़ मोड़ते ही B4 ने कार रोक ली। कुछ फासले पर एक ही वैन खड़ी थी। वैन अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी, लेकिन G5 और B4 ने मखसूस चश्मे लगाए हुए थे, इसीलिए उन्हें दूर तक हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। कार के रुकते ही वैन का दरवाजा खुला और उसमें से एक तवीलुल क़ामत लेकिन पतले जिस्म का आदमी उतरकर कार के करीब आ गया। P9, तुम सब मिशन के लिए तैयार हो ना? जैसे ही वो आदमी कार के करीब आया, G5 ने उससे पूछा। यस मादाम, B9 ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके मूव, G5 ने कहा तो B4 ने कार आगे बढ़ाई। B9 दौड़कर वैन में जा बैठा और अगले ही लम्हे वैन भी हरकत में आ गई। दोनों गाड़ियां ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ता दुश्वार गुजार था। सड़क के दोनों जानिब गहरी खाइयां थी। इसी रास्ते पर दिन में सफर करना भी बहुत मुश्किल था और रात को तो कोई भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर निहायत ही इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने गाड़ियों की लाइट्स भी बुझाई हुई थी, लेकिन अपने मखसूस चश्मों की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रात के बजाय दिन में ड्राइविंग कर रहे हों। तकरीबन 10 मिनट तक सफर करने के बाद दोनों गाड़ियां रुक गई। G5 और B4 कार से नीचे उतर आए। वैन से 8 आदमी नीचे उतरे। उनमें से 2 आदमियों ने बैग उठाए हुए थे। G5 और B4 पैदल आगे बढ़ने लगे। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ऊंचाई की तरफ सफर कर रहे थे। पैदल सफर में भी उन्हें 10 मिनट लग गए। 10 मिनट के बाद वो एक बड़े पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने बैग खोले। एक बैग में एक बड़ा सा स्टैंड और एक इंतहाई जदीद दूरबीन थी। उन्होंने दूरबीन स्टैंड में फिट करके स्टैंड को एडजस्ट किया। इसके बाद दूसरा बैग खोला गया। दूसरे बैग से एक बड़ी लेकिन जदीद गन बरामद हुई जिसके दस्ते पर 3 रंगों के बटन लगे हुए थे। B4 ने उस गन को दूरबीन के साथ ही फिट किया और इसके बाद पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही G5 आगे बढ़ी। उसने दूरबीन से आंखें लगाईं। उसकी नजरों के सामने एक बड़ी सी इमारत आ गई। इस इमारत के चारों तरफ पहाड़ियां थी। G5 दूरबीन घुमाकर उस इमारत का जायजा लेने लगी। चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरे होने की वजह से इस इमारत में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, जबकि इस इमारत के सहन में लातादाद फौजी दिखाई दे रहे थे। B4, ये है हमारा टारगेट। पहले हमने इसका पावर हाउस नाकारा करना है जो कि इस इमारत में मौजूद है। ब्लू रेज इनके पावर हाउस को लम्हों में पिघला देगी और जैसे ही पावर हाउस पिघला, इनका नाकाबिले शिकस्त सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो जाएगा और फिर हम उसमें एल गैस फायर करेंगे जिससे इमारत में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो जाएंगे और हम अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। G5 ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। यस मादाम, प्लानिंग तो बिल्कुल यही है और हमारी प्लानिंग तो नाकाम हुआ ही नहीं करती। B4 ने मुतकब्बिराना लहजे में कहा। ओके, मैं अब ब्लू रेस फायर करने लगी हूँ, G5 ने कहा और फिर उसने गन के दस्ते पर लगे 3 बटनों में से नीले रंग का बटन दबा दिया। एक बार फिर दूरबीन में से उस इमारत को देखा और उसके बाद ट्रिगर की जगह लगे हुए बटन को प्रेस किया। जैसे ही बटन प्रेस हुआ, गन की नाली से नीले रंग की ऐसी शुआ निकली जैसे आसमानी बिजली की रफ्तार से उस इमारत की तरफ बढ़ रही हो और फिर उस इमारत के एक कमरे की दीवार में दाखिल हो गई। अगले ही लम्हे वो पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। G5 ने फौरन ही गन पर लगे बटनों में से सुर्ख रंग का बटन दबाया और इसके बाद ट्रिगर की जगह पे लगे बटन को भी दबा दिया। इसी मर्तबा नाल में से सुर्ख शुआ निकलकर इमारत की तरफ बढ़ी। G5 फौरन ही स्टैंड से पीछे हट गई और उसने अपने साथियों की तरफ देखा। इसी दौरान उसके साथियों ने 6 बैलून तैयार कर लिए थे। एक बैलून G5 ने, दूसरा B4 ने और बाकी 4 उनके साथियों ने पकड़ लिए। बैलून में एक जगह 4 बटन लगे हुए थे। G5 ने एक बटन प्रेस किया तो बैलून ऊपर को उठने लगा। चंद लम्हों में G5 फिजा में था। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की। फिर वो सब परवाज करते हुए उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। उन बैलून्स की रफ्तार आम बैलून्स के मुकाबले में ज्यादा थी। वो चंद मिनटों में ही अपनी मतलूबा इमारत के ऊपर पहुंच गए।
मखसूस चश्मों की वजह से अंधेरे के बावजूद उन्हें इमारत में लातादाद फौजी नजर आ रहे थे जो जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी हालत से साफ लग रहा था कि वो या तो मर चुके हैं या बेहोश हैं। उनको फजाहिसी बगौर देखने के बाद वो नीचे आ गए। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम का दारो मदार बिजली पर था। पावर हाउस तबाह करके उन्होंने इस इमारत की सिक्योरिटी सिस्टम को जीरो कर दिया और अब वो मुतमईन थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने बैलून के बटन प्रेस किए तो वो फजा में मुअल्लक हो गए। उन सब ने अपनी जेबों में से लेजर पिस्टल निकाले और जमीन पर गिरे हुए फौजियों पर शुआएं फायर करते हुए आगे बढ़ने लगे। शुआ जिस भी फौजी को छू रही थी उसे पानी की मानिंद बना रही थी। शुआएं फायर करते हुए वो कमरों के करीब पहुंच गए। G5 ने एक कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। वो चारों ही कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में 9 अफराद बेहोश पड़े हुए थे, जिनमें से 2 लड़कियां और बाकी 3 मर्द थे। उन 5 अफराद को उठा लो। G5 ने एक लड़की और 4 मर्दों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उसने अपना लेजर पिस्टल जेब में रखा और एक लड़की को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। B4 ने एक मर्द को उठा लिया, जबकि बाकी अफराद ने बाकी आदमियों को उठाकर अपने कंधों पर डाला और फिर वो कमरे से बाहर आ गए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और सुनते रहिए अमेजिंग उर्दू। टेलीफोन की बेल बजी तो इमरान की आंख खुल गई। उसने लिहाफ से मुंह निकालकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था, इसीलिए धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वॉल क्लॉक पर 3:40 हो चुके थे। इमरान मुताले से फारिग होकर 1 बजे ही सोया था। उसने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया जो कि बेड के करीब साइड टेबल पर रखा हुआ था। किसने बजाई है फोन की घंटिया? मारा धड़कन लागा जी, इमरान ने गुनगुनाते हुए कहा। व्हाट? दूसरी तरफ से हैरत भरी आवाज सुनाई दी। लहजा गैर मुल्की था। अगर निसफ रात को टेलीफोन की बेल बजे तो कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, इसीलिए दिल घबरा जाता है और दिल में तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं घबरा गया हूँ। इमरान ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। सॉरी सर, लेकिन यहाँ निसफ रात नहीं है, और अगर निसफ रात होती तो वाकया ऐसा हो गया है कि इत्तला देना बहुत ही जरूरी है। दूसरी तरफ से परेशान लहजे में कहा गया। अच्छा, क्या इसराइल में बेंस ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं? इमरान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे से इमरान को मालूम हो गया था कि उसे इसराइल से कॉल की जा रही है, और उसने ये भी अंदाजा कर लिया था कि इसराइली सदर के सिल्वर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई है। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से हकलाते हुए लहजे में कहा गया। फिर 6 टांगों वाला बकरा या 2 दुमों वाली गाय पैदा हो गई होगी, या शाम के दड़ और औरत के चेहरे वाली मखलूक ने जन्म लिया है। इमरान ने कहा। नो सर, इन बातों में से कोई भी बात नहीं हुई। दूसरी तरफ से कहा गया। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसराइल में ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम्हारी उंगलियों में इस कदर शदीद खारिश हुई कि तुमने निसफ रात को मेरे नंबर प्रेस करके वो खारिश दूर की? इमरान ने कहा। सर, मुझे तो सदर मुमलिकत ने यह हुक्म दिया है कि मैं अभी आपको ये खबर दे दूं कि सिल्वर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम साइंसदानों को अगवा कर लिया गया है। दूसरी तरफ से परेशान लहजे में कहा गया। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। तुम्हारे घबराए हुए लहजे से लग रहा था जैसे इकरीमिया ने इसराइल से तर्क ताल्लुक का ऐलान कर दिया हो और अब इसराइल यतीम हो गया है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। सर, आप परेशान नहीं हुए? पाकिशिया का भी एक साइंसदान सिल्वर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। जब से ये साइंसदान नामी मखलूक पैदा हुई है तब से ये अगवा भी होने लगी हैं। कुर्रे अर्ज पर यह कोई नया वाकया नहीं है। इमरान ने बदस्तूर बनाते हुए कहा। सर, हमारे सदर मुमलिकत तो इस वाक़े से बहुत परेशान हैं। बहरहाल मेरा काम आपको इत्तला देना था जो मैंने दे दी। ओके, गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राबिता मुनक़ते हो गया। इमरान ने भी रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक बार फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अब 4 बजने वाले थे। सुबह की अजान में अभी काफी वक्त था, इसीलिए उसने सोचा कि अभी सो जाए और सुबह उठकर नमाज पढ़ने के बाद इस मामले को देखे। ये सोचकर उसने लिहाफ दोबारा अपने मुंह पर डाल लिया। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। अब क्या हुआ? क्या साइंसदानों के साथ साथ तुम्हारे सदर मुमलिकत भी अगवा हो गए हैं? इमरान ने लिहाफ से हाथ बाहर निकालकर रिसीवर उठाया और कान से लगाते हुए बोला। इमरान, मैं फरीदी बोल रहा हूँ।
दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी, या मुर्शिद आपको साइंसदानों के अगवा की इत्तला कर दी गई है। इमरान ने कहा, तुम्हारे लिए जैसे ऐसा लग रहा है कि तुम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे। क्या तुम्हारे नजदीक डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी की कोई अहमियत नहीं है? कर्नल फरीद ने खुश्क लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है कर्नल साहब, मेरी कौम का हर फर्द मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि साइंसदान अगवा नहीं हुए। इमरान ने इस मरतबा संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसराइल की तरफ से हमें गलत इत्तला भेजी गई है। हमारे साइंसदानों ने काम मुकम्मल कर लिया था, इसराइल ने उन्हें खुद गायब कर दिया है ताकि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का खुद मालिक बन जाए। कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी, या मुर्शिद, आपसे बात किनारे पर खड़े होकर भी की जाए तो आप फौरन तह तक पहुंच जाते हैं। इस मरतबा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसराइल कभी भी इंसानियत के लिए मुखलिस नहीं हो सकता। इसराइली सदर की वो सारे बातें डोंग ही हो सकती हैं, लेकिन हमारे साइंसदान तो गायब हैं और हमने उन्हें तलाश करना है। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की संजीदा आवाज सुनाई दी, इसराइली सदर ने साइंसदानों को कहीं छुपा दिया होगा, हम उन्हें तलाश कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा, अगर हमारे साइंसदान अब इस दुनिया में ना हुए तो? कर्नल फरीदी ने खदशे का इजहार किया, इसराइली सदर मुझे अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। अगर हमारे साइंसदान को मामूली सा नुकसान पहुंचा तो मैं इसराइल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। इस मरतबा इमरान ने बेड़िए की मानन गुर्राते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हमारे जो साइंसदान गायब हो गए हैं वो कुछ दिनों बाद मुख्तलिफ तरीकों से दस्तयाब हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर प्रोजेक्ट इसराइल हजम कर लेगा। कुछ मुद्दत बाद वो मशीनी डॉक्टर की प्रोडक्ट शुरू कर देगा। कर्नल फरीदी ने कहा, अल्लाह आपका भला करे, आप तो मेरी सोच इस तरह पढ़ लेते हैं जिस तरह तालिब इल्म तख्ता स्याह पर लिखी हुई इबारत पढ़ लेते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या करोगे? क्या इसराइल को ये प्रोजेक्ट हजम करने दोगे? कर्नल फरीदी ने पूछा, बेशक ये मंसूबा इसराइल का है, लेकिन इसमें हमारी मेहनत शामिल है और इसराइल ने खुद हमें इस मंसूबे में शामिल किया है, इसीलिए अब इस मंसूबे पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि इसराइल का, और हम अपना हक हासिल करना चाहते हैं कर्नल साहिब। इमरान ने मजबूत लहजे में कहा, जितना हक पाकिशिया का है उतना ही काफिरिस्तान का भी है, और हम भी अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुआ करते। ओके, अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर कॉल कट कर दी गई। इमरान ने मुंह और हाथ लिहाफ से बाहर निकाले, रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक बार फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अब सुबह की आजान होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। उसने सोचा कि वो नमाज पढ़कर दानिश मंजिल जाए। जब वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल ब्लैक जीरो उसके एहतराम में खड़ा हुआ। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान तो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया, जबकि ब्लैक जीरो किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, खैरियत है? आज आप सुबह ही सुबह आ गए हैं, आजकल तो कोई केस भी नहीं है। ब्लैक जीरो ने चाय की प्याली इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि इसराइली सदर के सिल्वर प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान काम कर रहे हैं, जिनमें एक साइंसदान हमारा भी है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, जी हाँ, और मैं पहले दिन से ही ये दावा कर रहा हूँ कि इंसानियत के भलाई के लिए इसराइल कभी इतना मुखलिस नहीं हो सकता, इसमें लाजिमन इसकी कोई चाल होगी। ब्लैक जीरो ने कहा, शायद तुम्हारा दावा सच्चा हो, हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते, इसीलिए तो जुबान पर ही एतमाद करना चाहिए। इमरान ने कहा, आप इसराइल में मौजूद साइंसदानों का जिक्र कर रहे थे। ब्लैक जीरो ने कहा, वो चूंकि इस मौजू पर इमरान से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मकसद की बात की। इसराइल के साइंसदानों समेत पाकिशिया, काफिरिस्तान, बरगालनिया और उर्दन के साइंसदान लेबोरेटरी से अगवा हो चुके हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। ओ इमरान साहब, ये कैसे मुमकिन है? इस लेबोरेटरी का सिक्योरिटी प्लान तो आपने कर्नल फरीदी के साथ मिलकर बनाया था, जिस पर इसराइली माहिरीन के साथ साथ कर्नल जैद और मेजर प्रमोद के मशवरे भी शामिल थे, और आप लोगों ने इस सिक्योरिटी प्लान को सिल्वर प्लान का नाम दिया था और उसे नाकाबिले शिकस्त बनाया था। ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमारी कही हुई बात हरफ आखिर तो नहीं है, हम इंसान हैं और हमारे बनाए हुए मंसूबों में खामी रह सकती है जो वक्ती तौर पर हमें नजर भी नहीं आती। इमरान ने कहा, इमरान साहब, इस प्लान की आपने मुझे जो तफसीलात बताई थी उसके मुताबिक लेबोरेटरी तक किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये काम खुद इसराइलियों ने किया है। साइंसदानों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा और इसराइल इस प्रोजेक्ट में किसी की शराकत नहीं चाहता होगा, लिहाजा उसने खुद ही साइंसदानों को गायब कर दिया है।
ताकि हमें ये बावर करा सके कि ये काम किसी और ने किया है। ब्लैक जीरो ने यकीन भरे लहजे में कहा, मुमकिन है कि तुम्हारे खदशात दुरुस्त हों, बहरहाल हमें मालूमात तो हासिल करना ही होंगी। इमरान ने कहा। फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर्स प्रेस करने लगा। ब्लैक जीरो को अंदाजा हो गया कि इमरान इसराइल में मौजूद फॉरेन एजेंट को कॉल कर रहा है। रोकी स्पीकिंग। राबिता मिलने पर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के लहजे में कहा, यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से रुकी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। रुकी, मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान इसराइली सदर के हुक्म पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को इसराइली सदर ने सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया था। अब इत्तला मिली है कि जो साइंसदान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें अगवा कर लिया गया है। तुम ये मालूम करो कि उन्हें किसने और कैसे अगवा किया है। इमरान ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, ओके सर, मैं 3 घंटे बाद रिपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ से रुकी ने कहा तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जैसे ही उसने रिसीवर रखा, फोन की घंटी बजने लगी। X2। इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, ताहिर साहब, अगर साहब मौजूद हों तो उनसे मेरी बात करा दें। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। हाँ सुलेमान, क्या बात है? इस मर्तबा इमरान ने अपने असल लहजे में कहा, साहब, कर्नल जैद का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि आप उन्हें फोन कर लें। सुलेमान ने कहा, ओके, मैं कर्नल साहब को फोन कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, कर्नल जैद भी इस सिलसिले में बात करना चाहते होंगे, उनकी तो मंगेतर वहाँ काम कर रही थी। ब्लैक जीरो ने कहा, कर्नल फरीदी साहब का फोन आ चुका, अब कर्नल जैद का फोन आया है, कुछ देर बाद कर्नल ली का फोन आ जाएगा। ये सब सीक्रेट एजेंट तो हैं, फौजी ऑफिसर, एक मैं ही बेचारा सिविलियन हूँ। इमरान ने कर्नल जैद के नंबर प्रेस करते हुए कहा। ब्लैक जीरो ने उसकी बात का कोई जवाब तो ना दिया, अलबत्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस दौरान कर्नल जैद से भी राबिता हो गया। उसने वाकई इस मौजू पर बात की और उसका भी यही ख्याल था कि ये काम इसराइल ने खुद किया है और अब ड्रामा कर रहा है। कर्नल जैद ने भी बताया कि वो आज ही इसराइल रवाना हो रहा है ताकि डॉक्टर आबीला को ट्रेस कर सके। इमरान साहिब, आप सुबह जल्दी आ गए हैं, इसीलिए आपने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं नाश्ता बना कर लाता हूँ। जैसे ही इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा, ब्लैक जीरो ने उठते हुए कहा, और चूंकि इमरान ने भी नाश्ता करना था इसीलिए उसने असबात में सर हिला दिया। वो नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि कर्नल डी का भी फोन आ गया और उसने भी यही बताया कि वो मेजर प्रमोद को डॉक्टर मुराद की तलाशी के सिलसिले में इसराइल भेज रहा है। इमरान साहब, ये सब लोग इसराइल जा रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे ही इमरान कर्नल डी से बात करके फारिग हुआ, ब्लैक जीरो ने उससे कहा, तुम इसराइल में सीक्रेट एजेंटों का मेला लगवाना चाहते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने कहकहा लगाया। अभी उसका कहकहा तमा नहीं था कि टेलीफोन की घंटी फिर बजने लगी। इमरान ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया तो ब्लैक जीरो के कहकहे को ब्रेक लग गई। X2। इमरान ने रिसीवर कान से लगाते हुए X2 के लहजे में कहा, चीफ, रुकी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रुकी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस रुकी, रिपोर्ट। इमरान ने X2 की आवाज में कहा, चीफ, इसराइल की तमाम सीक्रेट एजेंसियां साइंसदानों को ट्रेस कर रही हैं लेकिन उनका कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से रुकी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी, तुम हालात पर नजर रखो और जैसे ही कोई इत्तला मिले फौरन रिपोर्ट दो। इमरान ने ये कहकर रिसीवर रख दिया। खुद ही तो साइंसदानों को गायब कराया है, फिर भला क्लू कैसे मिलेगा? दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया गया है। ब्लैक जीरो ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी बात सच होती दिखाई दे रही है, इसराइल में सीक्रेट एजेंटों का मेला लग ही रहा है। इमरान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, इसराइल से किसी भलाई की तवक्को करना हिमाकत से कम नहीं। ब्लैक जीरो ने कहा, ओके, तुम जूलिया को फोन कर दो, वो तमाम मेंबरान को अपने फ्लैट पर तलब कर ले, मैं भी उसी की तरफ जा रहा हूँ। इमरान ने कहा और फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया जबकि ब्लैक जीरो जूलिया को कॉल करने लगा। हॉटलाइन पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।